नमस्कार। आज हम 1959 के एक बहुत ही दिलचस्प सुप्रीम कोर्ट मामले की तह में जाएंगे। ये है एसोसिएटेड होटल्स ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम आर.एन. कपूर। नमस्कार। हाँ, ये केस काफी अहम है। हमारे पास इसका सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 19 मई 1959 का। और मामला जुड़ा है दिल्ली के मशहूर इंपीरियल होटल से। वहाँ हेयर सैलून चलाने के लिए 2 कमरे दिए गए थे। बिल्कुल। और यहीं से सारा सवाल शुरू हुआ। क्या ये कमरे दिल्ली के उस वक्त के किराया नियंत्रण कानून मतलब 1947 वाले एक्ट के दायरे में आते हैं? और इसी से जुड़ा एक और बड़ा सवाल था कि ये जो समझौता था ये असल में एक पट्टा था, मतलब लीज, या सिर्फ एक लाइसेंस? सही कहा। चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो हुआ ये कि पहले किराया नियंत्रक ने किराया तय कर दिया। हाँ, लेकिन फिर जिला अदालत ने वो फैसला पलट दिया। और फिर हाई कोर्ट ने किराया नियंत्रक के फैसले को सही ठहराया। मतलब मामला ऊपर नीचे होता रहा। बिल्कुल। और आखिर में ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तो कपूर साहब का क्या कहना था, जो प्रतिवादी थे? आर.एन. कपूर का तर्क सीधा था। वो कह रहे थे कि मैं किराएदार हूं, इसलिए मुझ पर किराया नियंत्रण कानून लागू होता है और किराया वाजिब होना चाहिए। ठीक है। और होटल, एसोसिएटेड होटल्स, उनकी क्या दलीलें थी? देखिए, होटल ने 2 मुख्य बातें रखी। पहली कि ये जो जगह है ये कानून की धारा 2B के तहत होटल के कमरे हैं और कानून में साफ लिखा है कि होटल के कमरे इस एक्ट से बाहर हैं। अच्छा, मतलब उन पर किराया कंट्रोल लागू नहीं होगा। हाँ, और उनकी दूसरी दलील थी कि कपूर साहब किराएदार हैं ही नहीं, वो तो सिर्फ एक लाइसेंस ही है। मतलब उन्हें सिर्फ जगह इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई थी। तो फिर भी कानून लागू नहीं होता? बिल्कुल। यहीं पर ये पट्टे और लाइसेंस का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ, ये हमेशा थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। क्या फर्क है दोनों में कानून के हिसाब से? देखिए, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 उसकी धारा 105 कहती है कि पट्टा यानी लीज क्या है। ये संपत्ति के इस्तेमाल के अधिकार का ट्रांसफर है। इसमें सबसे जरूरी चीज है कब्जा। मतलब किराएदार को उस जगह का एक्सक्लूसिव पोजेशन यानी विशेष कब्जा मिलता है। विशेष कब्जा? हाँ, जबकि लाइसेंस जो भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 की धारा 52 में है, वो सिर्फ एक इजाजत है, किसी की संपत्ति पर कुछ करने की इजाजत। इसमें कब्जा मालिक के पास ही रहता है। लाइसेंसी को सिर्फ इस्तेमाल का हक मिलता है, कब्जा नहीं। ओके, तो ये विशेष कब्जा ही असली खेल है? हाँ, बिल्कुल। और जस्टिस सुब्बा राव ने, हालांकि वो अल्पमत में थे, इसी बात पर बहुत जोर दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई, दस्तावेज में चाहे लाइसेंस लिखा हो, हमें ये देखना है कि पार्टियों का इरादा क्या था। क्या सच में विशेष कब्जा दिया गया था? अच्छा। उनके हिसाब से जो शर्तें थीं समझौते की, जैसे कि किराया तय था, चाहे बिजनेस चले या ना चले, जगह को आगे किसी और को देने का अधिकार भी था, भले ही मालिक की सहमति से, और सबसे बढ़कर कपूर का उन कमरों पर पूरा नियंत्रण था, मतलब विशेष कब्जा था। तो ये सब मिलकर एक पट्टे की तरफ इशारा कर रहे थे, लाइसेंस की तरफ नहीं। ये तो हुई पट्टे वाली बात। लेकिन वो जो होटल का तर्क था कि ये होटल के कमरे हैं इसलिए कानून से बाहर है, उस पर जस्टिस सुब्बा राव का क्या कहना था? हाँ, उस पर भी उनका नजरिया अलग था। उन्होंने माना कि कानून में होटल के कमरों को छूट मिली है, लेकिन ये छूट सिर्फ उन कमरों के लिए है जो होटल अपने मुख्य व्यवसाय के लिए इस्तेमाल करता है, जैसे मेहमानों को ठहराने के लिए। एक हेयर सैलून भले ही वो मेहमानों के लिए सुविधाजनक हो, वो एक अलग स्वतंत्र बिजनेस है, वो होटल का मुख्य काम नहीं है। तो उनके मुताबिक इस तरह के इस्तेमाल से वो कमरा कम से कम किराया कानून के लिए होटल के कमरे के दायरे से बाहर हो जाता है। दिलचस्प। लेकिन ये तो अल्पमत की राय थी। बहुमत ने क्या माना? यहां मामला थोड़ा और पेचीदा हो गया शायद। हाँ, यहीं पर मामला पलट गया। जस्टिस एस.के. दास की राय बहुमत में थी। उन्होंने कहा कि कोई कमरा होटल का कमरा है या नहीं, ये तय करने के लिए 2 शर्तें देखनी होंगी। क्या थी वो शर्तें? पहली कि वो जगह भौतिक रूप से, मतलब फिजिकली, होटल की इमारत का हिस्सा हो। ठीक है, ये तो था ही। और दूसरी कि उसका इस्तेमाल होटल के सामान्य उद्देश्यों से जुड़ा हो। अब यहां उन्होंने तर्क दिया कि आजकल के मॉडर्न होटल कई तरह की सुविधाएं देते हैं और हेयर सैलून भी उनमें से एक है। ये मेहमानों के लिए दी जाने वाली एक एमिनिटी है। अच्छा, मतलब होटल के काम से जुड़ा हुआ माना। हाँ, और उन्होंने एक कानूनी सिद्धांत का भी जिक्र किया, नॉस्टिटूर असोसियस। इसका क्या मतलब हुआ? चूंकि हेयर सैलून भी होटल द्वारा दी जाने वाली सुविधा है, तो वो कमरा भी होटल का कमरा माना जाएगा और कानून के दायरे से बाहर होगा।
वाह, मतलब व्याख्या का कितना फर्क पड़ गया। और फिर जस्टिस A.K. सरकार भी बहुमत में थे। हाँ, जस्टिस सरकार का नजरिया तो और भी सीधा था। उन्होंने क्या कहा? उनके मुताबिक होटल का कमरा का मतलब बहुत सीधा है, उस बिल्डिंग का कोई भी कमरा जिसमें होटल का बिजनेस चल रहा है, बस। अरे, मतलब इस्तेमाल क्या हो रहा है इससे कोई फर्क नहीं? उनके हिसाब से नहीं। उन्होंने कहा कि निचली अदालतों ने जो शर्तें लगा दी, जैसे कि कमरा सिर्फ ठहरने के लिए होना चाहिए या वो कोई बहुत जरूरी सुविधा होनी चाहिए, ये सब बातें ना तो प्रैक्टिकल हैं, ना ही कानून में लिखी हैं। कानून बस होटल का कमरा कहता है। तो फिर तो फैसला साफ हो गया होगा। हाँ, बहुमत यानी जस्टिस दास और सरकार ने माना कि वो 2 कमरे होटल के कमरे थे, इसलिए उन पर दिल्ली का किराया नियंत्रण कानून 1947 लागू नहीं होता था। तो होटल की अपील मान ली गई। जी हाँ, होटल की अपील स्वीकार कर ली गई। तो इस पूरे मामले से हम क्या सीख सकते हैं, मतलब निचोड़ क्या है? देखिए, पहली बात तो ये साफ है कि किराया नियंत्रण कानूनों में जो परिभाषाएं होती हैं, खासकर परिसर या जगह की, और उसमें जो अपवाद होते हैं, जैसे यहाँ होटल का कमरा, वो काफी पेचीदा हो सकते हैं। और बहुमत ने सिर्फ ये नहीं देखा कि कमरा होटल में है, बल्कि ये भी देखा कि उसका इस्तेमाल किस तरह होटल के उद्देश्य से जुड़ा है। बिल्कुल। और दूसरी बड़ी बात ये निकल कर आती है कि किसी कानूनी दस्तावेज में क्या शब्द लिखे हैं, उससे ज्यादा अहमियत इस बात की हो सकती है कि पार्टियों का असली इरादा क्या था और असलियत में क्या हो रहा था, खासकर जब पट्टा और लाइसेंस के बीच फर्क करना हो। सार देखना जरूरी है, सिर्फ शब्द नहीं। सही कहा। ये इरादे वाली बात और विशेष कब्जे वाली बात बहुत अहम है। हाँ, और यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है सोचने के लिए। बताइए। ये फैसला तो 1959 का है। तब से अब तक होटल इंडस्ट्री बहुत बदल गई है। आजकल होटलों में सिर्फ रहने की जगह नहीं होती, बल्कि दुकानें, ऑफिस स्पेस, स्पा, बैंक्वेट हॉल, क्या क्या नहीं होता। हाँ बिल्कुल, अब तो होटल एक तरह के कमर्शियल हब बन गए हैं। तो सवाल यह है कि 1959 की ये जो व्याख्या थी होटल के कमरे की, जिसमें सुविधा या एमिनिटी वाले तर्क को महत्व दिया गया था, क्या वो आज भी वैसे ही लागू होगी, या होटलों के इस बदलते स्वरूप ने उस परिभाषा को और भी ज्यादा जटिल बना दिया है? ये एक सोचने वाली बात है।